हेलो दोस्तों, सबको नमस्कार। आज 19 अगस्त 2026 आइए पढ़ते हैं आज के न्यूज़ के बारे में। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस देखते हैं कि द इंडियन एक्सप्रेस से और द हिंदू से लिया गया है। पीटी और मेंस के लिए आंसर प्रैक्टिस लिया गया है। आइए पढ़ते हैं कि पहला क्वेश्चन लिया गया जीएस पेपर 2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध से कि मेंस के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है। पश्चिम एशिया में लगातार बढ़ता अमेरिका ईरान गतिरोध वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। इस कथन का आलोक में भारत की सामरिक आर्थिक सुरक्षा पड़ने वाले प्रभावों के बारे में समीक्षा कीजिए। 250 शब्द इसके बारे में पढ़ लिया। तो दोस्तों इसके बारे में तो बहुत दिन से 2-3 इससे पहले जितने वीडियोस में देख लिए क्वेश्चन आंसर, इसको पढ़ लेना। आइए आगे देखते हैं। पीटी के लिए क्वेश्चन है कि इसके बारे में भी जल मरुमत के बारे में फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी, इसका बी आंसर हो जाएगा। दूसरा है डिजिटल अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित या सुरक्षित बंदरगाह सिद्धांत सेफ होवर प्रिंसिपल का क्या अर्थ है। इसका आंसर बी हो जाएगा कि इंटरनेट मध्यमस्थों या इंटरमीडिएट को उनके प्लेटफॉर्म पर उपयोगिता द्वारा पोस्ट की गई अवैध सामग्री के लिए कानूनी दायित्व से सुरक्षा प्रदान करता है। कि सुरक्षित बंदरगाह या सिद्धांत या सेफ हार्बर सोशल मीडिया की कंपनियों को उपभोक्ताओं द्वारा उत्पन्न कंटेंट यूजर जनरेटेड या कंटेंट के लिए सीधे तौर पर दोषी नहीं मानने की कानूनी सुरक्षा देता है, बशर्ते वे शिकायत मिलने पर उसे हटा दे। 2 का बी हो जाएगा इंटरनेट मध्यस्थों या इंटरमीडिएट को उनके प्लेटफॉर्म पर उपयोगिता द्वारा पोस्ट की गई अवैध सामग्री के लिए कानूनी दायित्व से सुरक्षा प्रदान करता है। इसका डिजिटल अर्थव्यवस्था के संदर्भ में सुरक्षित बंदरगाह का सिद्धांत है। अगला है कि राजनीतिक के अपराधीकरण को रोकने और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम आरटीए 1951 के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों विचार कीजिए। इसमें पहला है कि धारा 83 के तहत यदि किसी सांसद या विधायक को 2 वर्ष या उससे अधिक की जेल होती है तो वह दोषी ठहराए जाने की तारीख से अयोग्य हो जाते हैं। दूसरा है सुप्रीम कोर्ट ने लिली थॉमस बनाम भारत संघ मामले में सांसदों को मिलने वाले 3 महीने के सुरक्षा कवच या अपील अवधि को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। इसका दोनों हो जाएगा दोस्तों, कि दोनों सही है, कि दोनों पूरी तरह सही है। लिली थॉमस मामले 2013 के बाद से दोषी विधायकों या सांसदों की सदस्यता तुरंत समाप्त हो जाती है। कि राजनीति के अपराधीकरण को रोकने और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम आरपीए 1951 के संदर्भ में कथन विचार। धारा 83 के तहत यदि किसी संसद या विधायकों को 2 वर्ष या उससे अधिक की जेल होती है तो वह दोषी ठहराए जाने की तारीख से अयोग्य हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने लिली थॉमस बनाम भारत संघ दोनों के सांसदों को मिलने वाले 3 महीने के सुरक्षा कवच अपील अवधि को असंवैधानिक घोषित कर दिया। इसका दोनों सही है। अगला है मेंस के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है कि जीएस पेपर 2 राज्य व्यवस्था एवं संघवाद खनिजों पर कराधान के अधिकार को लेकर केंद्र और राज्यों के बीच हालिया कानून और राजनीतिक विवाद भारत के राजकोषीय संघवाद या फिस्कल या फेडरलिज्म की समस्या को परीक्षण करता है। सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्णयों के आलोक में इस कथन की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। 250 शब्द 15 अंक की है कि भूमिका है हालिया खान या खनिज विकास विनियमन या संशोधन विधेयक 2026 तथा सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का संदर्भ देते हुए उत्तर की शुरुआत करें। राज्यों के पक्ष संविधान के 7वें अनुसूची सूची सेकंड राज्य सूची के तहत खनिजों पर कर लगाने की संप्रभु शक्ति या राजस्व घाटे को पूरा करने के लिए आत्मनिर्भरता और केंद्र की चिंताएं या राष्ट्रव्यापी आर्थिक एकरूपता की आवश्यकता है। अत्यधिक दोहन या कराधान से घरेलू विनिर्माण और निवेश पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव और संघवाद पर प्रभाव केंद्र राज्य संबंधों में बढ़ता अविश्वास और सहकारी संघवाद को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के सिद्धांतों को ठेस और निष्कर्ष जीएसटी परिषद जीएसटी काउंसिल की तर्ज पर एक खनिज कराधान समन्वय मंच बनाने का सुझाव देते हुए संतुलित निष्कर्ष लिखे। अगला है कि पीटी के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है कि स्वर्ण मौद्रिकीकरण योजना गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के संदर्भ में कथन विचार कीजिए। पहला, हाल ही में सरकार ने इसे पूरी तरह से डिजिटल करने के लिए निवेशकों के डीमेट खातों या डीमेट अकाउंट के माध्यम से ज्वेलर्स को जोड़ने का प्रस्ताव रखा है। वह 2015 में शुरू की गई बैंक आधारित मूल्य योजना भारत में घरेलू स्तर पर मौजूद सोने के एक बड़े हिस्से 50% से अधिक को मुख्य धारा में लाने में सफल रही है। इसका आंसर पहला सही है। दूसरा गलत है कि क्योंकि सरकार अब ज्वेलर्स और डीमेट रूट पर विचार कर रही है। दूसरा गलत है क्योंकि 2015 की योजना मात्र 38 टन सोना ही जुटा सकी थी, जो कुल घरेलू सोना 20,000 प्लस टन का बहुत छोटा हिस्सा है। अगला है मेंस के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है जीएस पर 3 भारतीय अर्थव्यवस्था या संसाधनों का या संग्रह। भारत में घरेलू स्तर पर निष्क्रिय पड़ा हुआ सोना या आइडल गोल्ड एक अनुत्पादक संपत्ति या अनप्रोडक्टिव एसेट है जिसे गतिमान करना आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है। इस संदर्भ में पारंपरिक बैंक आधारित स्वर्ण या मौद्रिकरण योजना का विफलताओं की समीक्षा करते हुए यह प्रस्ताव ज्वेलर्स आधारित सुधारों की या प्रासंगिकता का मूल्यांकन कीजिए। 250 शब्द 15 अंक की है कि भूमिका भारतीय परिवारों के पास मौजूदा या अनुमानित सोने या 20,000 प्लस टन या चालू खाता घाटे सीएडी पर इसके आयात के प्रभाव का उल्लेख करें। मुख्य भाग बॉडी 2015 की बैंक आधारित योजना की विफलता के कारण तो बताएं कि जैसे बैंकों के प्रति कम आकर्षक पहचान, उजागर होने का डर और जटिल कागजी या कार्रवाई ज्वेलर्स पर पारंपरिक भरोसा और मुख्य भाग या प्रस्तावित ज्वेलर्स डीमेट रूट के लाभ बताएं और आसानी से पहुंचे ज्वेलर्स के साथ या पुराने भरोसा। निष्कर्ष है यह कदम न केवल सोने के आयात को नियंत्रित करेगा बल्कि घरेलू तरलता लिक्विडिटी को बढ़ाकर पूंजी निर्माण में मदद करेगा।
मुख्य परीक्षा के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है। सामान्य अध्ययन पेपर जेएस 3 पर्यावरण एवं राष्ट्रीय संबंध, यूरोप संघ का या कार्बन बॉर्डर या एडजस्टमेंट या मैकेनिज्म या सीबीएम या पर्यावरण संरक्षण के नाम पर एक व्यापारिक बाधा या ट्रेड या बैरियर मात्र है। इस कथन के आलोक में विकासशील देशों विशेषकर भारत पर इसके प्रभावों की समीक्षा कीजिए। इसके संबंध के लिए भारत क्या कदम उठा सकता है। 250-15 की है कि भूमिका सीबीएम को संक्षिप्त में परिभाषित करें और हालिया ब्रिक्स बैठक के संदर्भ का उल्लेख करें और मुख्य भाग चर्चा करें कि यह विकासशील देशों के लिए भेदभावपूर्ण क्यों है और जैसे ऐतिहासिक उत्सर्जन के सिद्धांत या CBDRRC का उल्लंघन करें। मुख्य भाग पार्ट 2 भारत के निर्यात और स्टील एल्युमिनियम पर पड़ने वाले आर्थिक प्रभावों को रेखांकित करें और आगे की भारत द्वारा घरेलू स्तर पर कार्बन ट्रेडिंग फ्रेमवर्क को मजबूत करना और अक्षय ऊर्जा क्षमता बढ़ाना और WTO में इसके खिलाफ आवाज़ उठाना और संतुलित निष्कर्ष दें जिसमें आर्थिक विकास और पर्यावरण सधारणीयता दोनों का समावेश हो। अगला है कि कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म CBAM हाल ही में ब्रिक्स देशों के विरोध के कारण समाचारों में था और CBAM के संबंध में निम्नलिखित में से कौन कथनों पर विचार कीजिए। पहला है यह यूरोप संघ EU द्वारा कार्बन इंसेंटिव वस्तुओं की आयात पर लगाए जाने वाला एक आयात लेवी कार्बन टैक्स। दूसरा है ब्रिक्स देशों ने इन अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप एक सकारात्मक जलवायु वित्त पोषण उपाय माना जाता है। इसका आंसर दोनों से इसका आंसर पहला सही है कि CBAM वास्तव में यूरोपीय संघ द्वारा कार्बन सघन वस्तुओं जैसे लोहा, स्टील, सीमेंट, उर्वरक पर लगाए गए एक आयात लेवी द्वारा दूसरा कथन गलत है क्योंकि ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की हालिया बैठक में इस तंत्र का कड़ा विरोध किया गया है। इसमें है कि बोला गया कि ब्रिक्स देशों ने नीति समर्थन नहीं किया बल्कि इसी विकासशील देशों के व्यापार के खिलाफ एक संरक्षणवादी उपाय है। दूसरा है कि यह पूरी तरह दूसरा गलत है। ब्रिक्स देशों ने CBAM का समर्थन करने के बजाय इसे एक तरफा दंडात्मक एवं भेदभावपूर्ण करार दिया गया। ब्रिक्स देशों में पर्यावरण जलवायु परिवर्तन की बैठक में इसी यूरोपीय संघ की नीतियों पर चर्चा हुई थी और विचार करें कि क्या विकासशील देशों यूरोपीय संघ के इस कार्बन टैक्स का समर्थन करेंगे या इसे अपने व्यापार या विकास के खिलाफ मानकर विरोध करेंगे। अगला है कि प्रारंभिक पीटी के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है। GI सेट AIA उपग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथन विचार कीजिए। पहला है कि यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा विकसित एक भू अवलोकन या जियो स्टेशनरी अर्थ या ऑब्जर्वेशन उपग्रह है। इसका मुख्य कार्य वास्तव समय या रेड टाइम में आपदाओं की निगरानी करना और त्वरित इमरजेंसी प्रदान करना। इसका दोनों सही है कि GI सेट 1A एक जियो इमेजिंग या उपग्रह है जो निरंतर भारत पर नजर रखेगा। यह बार बार आने वाली या प्राकृतिक आपदाओं या कृषि और मौसम के पैटर्न की वास्तविक समय में उच्च रिवोल्यूशन वाली इमेजनरी प्रदान करने में सक्षम है। अगला है कि GS 3 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी या कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI में मानव संसाधनों को अनुपातिक रूप से बढ़ाए बिना चिकित्सा विशेषज्ञता विस्तार करने की अपार क्षमता है। आयुष्मान भारत का डिजिटल मिशन ADBBM के संदर्भ में चर्चा कीजिए कि भारत किस प्रकार स्वास्थ्य सेवा में AI का सुरक्षित और न्याय संगत लाभ उठा सकता है। 250 कि भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, डॉक्टर मरीज अनुपात और डिजिटल क्रांति ABDM के तहत 100 करोड़ से अधिक डेटा लिंकेज का उल्लेख करते हुए शुरुआत करें। AI का उपयोग प्रशासनिक कार्यों को आसान बनाना जैसे स्कैन एंड शेयर सेवा, OPD या कतार प्रबंधन और प्रारंभिक निदान या डायग्नोस्टिक्स, दूर दराज के क्षेत्रों में टेली कंसल्टेशन को बढ़ावा देना और राजस्व और बीमा दावों के प्रसंस्करण में लागत की कमी, 30 से 60% की बचत और चुनौतियाँ चैलेंजें, डेटा गोपनीयता, डेटा प्राइवेसी, एल्गोरिथम या पूर्वाग्रह, एल्गोरिथमिक बायस और ग्रामीण शहरी डिजिटल विभाजन। आगे की राह सुरक्षित नैदानिक रूप से उपयुक्त या क्लिनिकली एप्रोप्रिएट और नैतिक AI एथिकल AI नीतियों का निर्माण और डॉक्टरों और पैरा मेडिकल स्टाफ का कौशल विकास। प्रश्न है पहला कि रूल्स ऑफ ओरिजिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। पहला है यह वे मानदंड हैं जो यह निर्धारित करने के लिए आवश्यक हैं कि किसी उत्पादन का राष्ट्रीय स्रोत या नेशनल सोर्स क्या है। इसके तहत किसी वस्तु को पूरी तरह से उसी देश में उत्पादित होना चाहिए, उसमें पर्याप्त रूपांतरण या सबस्टेंटियल या ट्रांसफॉर्मेशन होना अनिवार्य है। इसका उपयोग डंपिंग रोधी या एंटी डंपिंग ड्यूटी और व्यापार सांख्यिकी के लिए किया जाता है। इसका तीनों सही है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की निःशुल्कों में बचने के लिए, सामान के मूल स्रोत को छिपाने की कोशिश को रोकने के लिए रूल्स ऑफ ओरिजिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके वस्तु को पूरी तरह से उसी देश में उत्पादित होना चाहिए, उसमें पर्याप्त रूपांतरण ट्रांसफॉर्मर होना अनिवार्य है, सबस्टेंटियल ट्रांसफॉर्मेशन। अगला है GS 2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध, GS 3 अर्थव्यवस्था से दोनों से है कि हाल ही के दिनों में की रणनीतिक साझेदारी के बावजूद भारत अमेरिका के व्यापार संबंध में लगातार तनाव देखा गया। अमेरिकी संरक्षणवादी नीतियों और शुल्कों टैरिफ के संदर्भ में भारत को अपने आर्थिक हितों की रक्षा के लिए क्या रणनीति अपनानी चाहिए, समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। 250 उत्तर संरचना की भूमिका इंट्रोडक्शन, हालिया व्हाइट हाउस रिपोर्ट और भारत पर लगे आरोपों या उल्लेख करते हुए उत्तर की शुरुआत करें।
मुख्य तनाव के कारण अमेरिकी टैरिफ नीतियां, चीन से होने वाले या ट्रांसशिपमेंट पर अमेरिकी चिंताएं और सब्सिडी को लेकर विवाद, भारत का पक्ष, भारत की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन, पीएलआई योजना और घरेलू मूल्य संवर्धन, वैल्यू एडिशन पर जोर और प्रभाव, द्विपक्षीय व्यापार और भारतीय निर्यातकों की वैश्विक साख पर पड़ने वाले असर। आगे की राह, भारत को रूल्स ऑफ ओरिजिन नियमों को कड़ा करने चाहिए, विश्व व्यापार संगठन WTO के मंचों का उपयोग करना चाहिए और अमेरिकी के साथ बातचीत तेज करनी चाहिए। निष्कर्ष, आर्थिक संप्रभुता और रणनीतिक संबंधों के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता पर बल दे। अगला है पीटी क्वेश्चन प्रैक्टिस है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। यह देश के सर्वोच्च न्यायालय को अपने सक्षम या लंबित किसी भी मामले में पूर्ण न्याय या करने की विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है। हमें अनुच्छेद के तहत जारी किए गए आदेशों को संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून द्वारा या सीमित नहीं किया जा सकता है और इसका उपयोग केवल दीवानी या सिविल मामलों में किया जा सकता है या आपराधिक क्रिमिनल मामलों में नहीं। अगला है, पहला सही है कि क्योंकि कोर्ट इस शक्ति का प्रयोग स्थापित वैधानिक कानून के पूर्ण उल्लंघन में नहीं कर सकता है। तीसरा गलत है, क्योंकि इसका उपयोग आपराधिक मामले जैसे हाल ही में छात्रों की एफआईआर रद्द करने में भी किया जा सकता है। भारतीय संविधान के तहत शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के अधीन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसका बी हो जाएगा आंसर। यह अनुच्छेद 19A(b) के अंतर्गत आता है, लेकिन लोक व्यवस्था संप्रभुता आधार पर हम इस पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। शांतिपूर्ण एकत्र होने का अधिकार देता है, लेकिन अनुच्छेद 3 के तहत राज्य इस पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। अगला है मेंस के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस जीएस पेपर 2 न्यायपालिका के लिए कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय को पूर्ण न्याय करने की सीमित शक्ति देता है, लेकिन इसका बार बार उपयोग शक्तियों के पृथक्करण या सेपरेशन ऑफ पावर के सिद्धांत को कमजोर कर सकता है। हाल ही में छात्रों को विरोध प्रदर्शन के संदर्भ में इस कथन का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। 150 शब्द हैं, 10 अंक हैं कि उत्तर के मुख्य बिंदु हैं कि भूमिका अनुच्छेद 142 को परिभाषित करें और हालिया संदर्भ सुप्रीम कोर्ट द्वारा छात्रों पर से एफआईआर हटाने का निर्णय का उल्लेख करें। अनुच्छेद 142 को परिभाषित करें और हालिया संदर्भ सुप्रीम कोर्ट द्वारा छात्रों से पर एफआईआर हटाने का निर्णय का उल्लेख करें। सकारात्मक पक्ष, जहां कानून मौन हो या कार्यपालिका त्वरित राह न दे पा रही हो, तो वहां पूर्ण न्याय सुनिश्चित करता है, जैसे निर्दोष छात्रों के करियर को बचाना और चिंताएं या न्यायिक अतिशयोक्ति, जुडिशियल ओवररीच, कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप और विधिक अनिश्चितताएं, निष्कर्ष संतुलन बनाए रखने के लिए कोर्ट को इसका उपयोग केवल असाधारण परिस्थितियों में ही करना चाहिए। जीएस पेपर 2 चुनाव और संवैधानिक निकाय। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र की आधारशिला है। चुनाव में काले धन के बढ़ते प्रभाव को रोकने में भारत निर्वाचन आयोग ECI की भूमिका और इसकी संवैधानिक सीमाओं की चर्चा कीजिए। 250 और 15 की है। उत्तर के मुख्य बिंदु, दृष्टिकोण, भूमिका, अनुच्छेद 324 और स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव के महत्व से शुरुआत करें। सुप्रीम कोर्ट की हालिया टिप्पणी का उल्लेख करें। ECI की भूमिका का व्यय सीमा की निगरानी, आदर्श आचार संहिता का लागू करना, उम्मीदवारों के चुनाव खर्च का ऑडिट या चुनौतियां सीमाएं, राजनीतिक दलों के आंतरिक फंड स्रोतों की जांच करने की समिति शक्ति, चुनावी बॉन्ड या अज्ञात चंदे पर समस्या, स्वतंत्र विधिक शक्तियों की कमी। सुझाव, वे फॉरवर्ड, ECI को वित्तीय और अनियमितताओं पर दंडात्मक कार्रवाई करने की अधिक शक्तियां देना और चुनावी फंडिंग में पारदर्शिता लाना। पीटी के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है। हाल ही में चर्चा में रहे विकसित भारत ग्रामीण रोजगार एश्योरेंस मिशन BBG रामजी के संदर्भ में कथनों विचार कीजिए। यह योजना पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित 100% सेक्टर स्कीम है। इसका उद्देश्य महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के ढांचे को आधुनिकीकरण विस्तार। दूसरा सही, पहला गलत है। यह योजना मनरेगा विस्तार के रूप में लाई गई, लेकिन इसका अधिकांश राज्य में इसमें राज्यों सरकार द्वारा 40% योगदान शामिल है और केंद्र प्रायोजित योजना सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम, इसलिए यह कथन पहला गलत है। भारत में निजी कॉर्पोरेट निवेश, प्राइवेट कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट्स को प्रभावित करने वाले कारकों के संबंध में निम्नलिखित कथन विचार कीजिए। पहला है, कॉर्पोरेट कर या कॉर्पोरेट टैक्स की दरों में कटौती करने से निजी निवेश में अनुपातिक वृद्धि सुनिश्चित होती है। दूसरा है, अर्थव्यवस्था में कुल मांग या एग्रीगेट डिमांड की कमी निजी क्षेत्र को अपनी क्षमता विस्तार से रोक सकती है। इसका दूसरा सही, पहला गलत है कि द हिंदू विश्लेषण के अनुसार टैक्स कटौती के बावजूद मांग की कमी डिमांड कॉन्स्टेंट के कारण कॉर्पोरेट निवेश में गिरावट आई है, इसलिए केवल टैक्स घटाने से निवेश नहीं बढ़ता। दूसरा पूरी तरह सही है। मेंस के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है। भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत में निजी कॉर्पोरेट निवेश में लगातार हो रही गिरावट केवल वित्तीय लागतों या फाइनेंशियल कॉस्ट का परिणाम नहीं है, बल्कि यह मांग पक्ष की बाधाओं या डिमांड साइड कॉन्स्टेंट से भी जुड़ी है। द हिंदू 19 अगस्त 2026 के लेख के आलोक में इस कथन का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए और निवेश बढ़ाने के उपाय सुझाए। 250 और 15 की है कि हालिया आंकड़ों में हवाला देते हुए बताएं कि जीडीपी के अनुपात में कॉर्पोरेट निवेश में गिरावट देखी जा रही है। मुख्य भाग मांग पक्ष की बाधाओं को समझाएं। ग्रामीण मजदूरी में ठहराव या कम उपभोग, स्पष्ट करें कि क्यों केवल टैक्स में कटौती या कम ब्याज दरें या बड़ी कंपनियों को निवेश के लिए ये प्रेरित नहीं कर पा रही है। और मुख्य भाग आपूर्ति या लागत पक्ष की चुनौतियां, विशेषकर छोटी या मध्यम फर्मों या MSME के लिए उच्च ऋण लागत। निष्कर्ष आगे सरकार द्वारा बुनियादी ढांचे कैपिटल एक्सपेंडिचर पर सार्वजनिक व्यय बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दें और जिससे क्राउडिंग इन प्रभावों को पैदा हो और निजी निवेश को गति मिले। अगला है GS पर 3 समावेशी विकास रोजगार। ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार गारंटी योजना का सुचारू
सुचारू संचालन भारत ग्रामीण संकट को दूर करने के लिए आवश्यक है। हाल ही में मनरेगा से बीबीजी रामजी योजना में हुए परिवर्तनों और रोजगार सृजन में आई चुनौतियों के संदर्भ में निम्नलिखित चर्चा कीजिए। ग्रामीण अर्थव्यवस्था और रोजगार सुरक्षा के महत्व को रेखांकित करें और प्रशासनिक बदलाव, बजट आवंटन के बावजूद राज्यों में काम आवंटन में आ रही व्यवहारिक तकनीकी बाधाओं और गरीबी राज्यों यूपी, एमपी, झारखंड में रोजगार दर गिरने के कारणों पर चर्चा कीजिए। सुधारात्मक कदमों जैसे प्रक्रिया का सरलीकरण और त्वरित भुगतान तंत्र का सुझाव दें। आइए अगला पढ़ते हैं कि पीटी के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है। कार्बन बॉर्डर या एडजस्टमेंट या मैकेनिज्म या CBAM जो हाल ही में खबरों में रहा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। यह विश्व व्यापार संगठन WTO द्वारा वैश्विक स्तर पर लागू किया गया एक अनिवार्य कार्बन टैक्स है। इसका उद्देश्य मुख्य रूप से सीमेंट, लोहा, स्टील, उर्वरक जैसी या कार्बन गहन वस्तुओं के आयात को विनियमित करना और ब्रिक्स देशों में यह सर्वसम्मति से इसे समान लेकिन विभेदित जिम्मेदारियां CBDR के सिद्धांतों के अनुकूल मानना। इसका आंसर दूसरा हो जाएगा। दोस्तों व्याख्या पढ़ते हैं। दूसरा सही है, पहला और तीसरा गलत है कि CBAM यूरोपीय संघ EU की एक पहल है, न कि WT की। कि यह लोहा, इस्पात, सीमेंट और उर्वरक लागू होता है, कथन दूसरा सही है। ब्रिक्स देशों ने इसे एक तरफा या दंडात्मक मानते हुए इसका विरोध किया है, तो क्योंकि यह विकासशील देशों के खिलाफ जाता है। दूसरा है राष्ट्रीय हरित भारत मिशन, ग्रीन इंडिया मिशन GIM के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह जलवायु परिवर्तन या राष्ट्रीय कार्य योजना NAPCC के तहत 8 मिशनों में से एक है। इसका मुख्य फोकस केवल रिकॉर्डेड वन क्षेत्रों से बाहर सामाजिक वानिकी वृक्षारोपण को बढ़ावा देना। इसका पहला सही है कि GIM जलवायु परिवर्तन भारत के 8 राष्ट्रीय मिशनों में से एक है, पहला सही। इसका प्राथमिक लक्ष्य भारत के घटते वन अभ्यारण्य की रक्षा या पूर्ण वाहबली और वन गुणवत्ता में सुधार करना, न कि केवल भारी वृक्षारोपण। दूसरा गलत है। मेंस के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है। GS पर 3 पर्यावरण कूटनीति। यूरोपीय संघ या कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट या मैकेनिज्म CBAM पर्यावरण संरक्षण के नाम पर एक नया व्यापार अवरोध या ट्रेड बैरियर है। भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव की समीक्षा करते हुए चर्चा कीजिए कि यह बहुपक्षीय जलवायु परिवर्तन सिद्धांतों को किस प्रकार प्रभावित करता है। 250 और 15 की है। दूसरा है पर्यावरण संरक्षण और वन कूटनीति। केवल वृक्षारोपण, वन बहाली, फॉरेस्ट रेस्टोरेशन का विकल्प नहीं माना जा सकता है। हाल ही में आई नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण CAG की ग्रीन इंडिया मिशन रिपोर्ट के आलोक में इस कथन का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए और भारत के कार्बन सिंक लक्ष्यों को प्राप्त करने के हेतु उचित उपाय सुझाए। 250 और 15 की है। यूरोपीय संघ या कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म CBAM भूमिका। यूरोपीय संघ EU कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म CBAM एक सीमा कर है। इसका उद्देश्य EU में या आयातित उच्च कार्बन उत्पादकों पर या कर लगाना। हालांकि यह पर्यावरण संरक्षण का दावा करता है, लेकिन व्यवहारिक रूप से यह विकासशील क्षेत्र देशों के लिए नया व्यापार अवरोध बनता जा रहा है। भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्था पर प्रभाव लगभग 890 के निर्यात पर नकारात्मक असर। भारत के स्टील या एल्यूमिनियम या सीमेंट, उर्वरक जैसे प्रमुख निर्यात क्षेत्रों पर 20% से 35% तक का अतिरिक्त शुल्क लग सकता है। या स्पर्धात्मक में कमी। अतिरिक्त कर के कारण भारतीय उत्पाद EU के बाजारों में महंगे हो जाएंगे और इससे चीनी और घरेलू यूरोपीय उत्पादों के मुकाबले उनकी प्रतिस्पर्धा घटेगी और आर्थिक बोझ। भारत की MSME और भारी उद्योग अपनी उत्पादन तकनीकों को तुरंत बदलने के लिए भारी पूंजी निवेश की आवश्यकता होगी, जो उनकी वित्तीय क्षमता से परे है। डेटा संप्रभुता चुनौती। भारतीय कंपनियों को अपने कार्बन उत्सर्जन का विस्तृत डेटा EU सौंपना होगा, जो व्यवहारिक गोपनीयता के सिद्धांतों के खिलाफ है। बहुपक्षीय जलवायु सिद्धांत पर प्रभाव लगभग कि CBDRRC सिद्धांत का उल्लंघन। यह व्यवस्था समान परंतु विभेदित जिम्मेदारियां संबंधित क्षमताएं CBDRRC के वैश्विक सिद्धांत को कमजोर करती हैं, जो विकासशील देशों को ऐतिहासिक उत्सर्जन के आधार पर रियायत देता है। और एक तरफा कूटनीति या यूनिलैटरलिज्म या UNFCCC या पेरिस समझौते के तहत कूटनीति आप सहमति के बजाय एक तरफा व्यापारिक दबाव को बढ़ावा देता है। जलवायु वित्त से ध्यान भटकाना या विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों को दी जाने वाली जलवायु वित्त, क्लाइमेट फाइनेंस और तकनीकी हस्तांतरण की जिम्मेदारी से ध्यान भटकाना। निष्कर्ष आगे की रहा। CBAM को पर्यावरणीय कूटनीति का उपकरण बनाने के बजाय हरित संरक्षणवाद, ग्रीन प्रोटेक्शनिज्म के रूप में देखा जा रहा है और भारत को इसके खिलाफ WTO में आवाज़ उठानी चाहिए और साथ ही घरेलू स्तर पर यह कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम CCTS को मजबूत कर वैश्विक मामलों के अनुरूप खुद को ढालना होगा। अगला है ग्रीन इंडिया मिशन, वन बहाली। राष्ट्रीय हरित भारत मिशन GIM का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए भारत के वन आरोपों को बढ़ाना और कार्बन सिंक बनाना। हालांकि हालिया CAG रिपोर्ट ने केवल संख्यात्मक वृक्षारोपण या ट्री प्लांटेशन पर निर्भर रहने की सीमाओं को उजागर किया है। केवल वृक्षारोपण वन बहाली विकल्प क्यों नहीं? CAG रिपोर्ट के आलोक में लगभग 80 से 90 शब्द गुणवत्ता बनाम मात्रा। CAG रिपोर्ट के अनुसार मिशन का ध्यान केवल गड्ढे खोदने और पौधे लगाने पर है, जबकि पौधों की उत्तरजीविता दर या सर्वाइवल रेट बेहद कम पाई जा गई है। और मोनोकल्चर एकल कृषि को बढ़ावा केवल व्यावसायिक रूप से उपयोगी प्रजातियों या यूकेलिप्टस या पाइन या रोपण करने से या प्राकृतिक वनों की जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी नष्ट हो रही है और पारिस्थितिकी तंत्र का नुकसान
या प्राकृतिक घास के मैदानों और या झाड़ियों वाले क्षेत्रों में जबरन वृक्षारोपण से स्थानीय वन जीवों के आवास नष्ट हो रहे हैं और जल स्तर गिर रहा है। और निगरानी और धान या दुरुपयोग रिपोर्ट ने भू-स्थानिक या जीओएस या एसपीटीएल डेटा की कमी और वृक्षारोपण के बाद रखरखाव के लिए आवंटित बजट के अनुचित उपयोग को रेखांकित किया है। भारत के कार्बन सिंक लक्ष्यों 2.5 से 3 बिलियन टन हेतु उचित उपाय लगभग कि परिस्थिति बहाली इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन केवल पेड़ लगाने के बजाय स्थानीय प्रजाति के पौधों को प्राथमिकता दी जाए जो जैव विविधता और मृदा स्वास्थ्य को बहाल कर सकें। सामुदायिक भागीदारी वन अधिकार अधिनियम FRA 2006 के तहत स्थानीय जनजातियों और ग्राम सभाओं को वनों के प्रबंधन और संरक्षण का अधिकार दिया जाए और तकनीकी निगरानी ड्रोन, सैटेलाइट इमरजेंसी और जियो टेयरिंग के माध्यम से लगाए गए पौधों की वास्तविक समय रियल टाइम निगरानी की जाए और कृषि वानिकी या एग्रो या फॉरेस्ट्री को बढ़ावा किसानों को अपनी भूमि पर पेड़ लगाने के प्रोत्साहन किया जाए और जिससे वनों से बाहर कार्बन सिंक का दायरा बढ़े। निष्कर्ष वास्तविक वन बहाली के लिए संख्यात्मक लक्ष्यों से आगे बढ़कर दीर्घकालिक परिस्थितियों की स्थिरता पर ध्यान देना होगा। पेरिस समझौते के कार्बन सिंक समझौते को तभी प्राप्त किया जा सकता है जब वृक्षारोपण वैज्ञानिक और सहभागी दृष्टिकोण पर आधारित हो। पीटी के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है, हाल ही में समाचारों में रहा या भीतरदाड़ी चट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा कि पृथ्वी पर या माइक्रोबियल या जीवाणु जीव के प्रति या प्राचीनतम रासायनिक प्रमाण व्याख्या करते हैं कि भीतरदाड़ी चट या चट पूर्वी भारत में स्थित चट्टानों में जहाँ वैज्ञानिक को पृथ्वी पर 3.5 अरब वर्ष पुरानी सूक्ष्म जीवों के जीवन के सबसे पुराने रासायनिक संकेत मिले हैं। बी है दूसरा पढ़ते हैं कि लाइसेंस राज्य की तर्ज पर भारतीय विज्ञान अनुसंधान वित्त पोषण के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों विचार कीजिए। वर्तमान में विभिन्न मदों जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स या रीएजेंट्स के लिए जारी सरकारी फंड को प्रयोगशाला ही अपनी आवश्यकता अनुसार आपस में बदलें या इंटरचेंज हो सकती है और वित्तीय वर्ष में यह खर्च न किए गए आवंटन के कारण अगले वर्ष में फंड कम कर दिया जाता है जिससे संसाधनों की बर्बादी होती है। इसका आंसर बी हो जाएगा, पहला गलत दूसरा सही, क्योंकि फंड पूरी तरह से पृथक या वाटर टाइट या हेड होते हैं, उन्हें आपस में बदला नहीं जा सकता है। कथन दूसरा बिल्कुल सही, क्योंकि वित्तीय वर्ष के अंत में या अनस्पेंड फंड या लैप्स या कम हो जाता है जिससे वैज्ञानिक शोध के वजह या अनुपयोगी खरीदारी करने पर मजबूत होते हैं। अगला है मेंस के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस विज्ञान और प्रौद्योगिकी आंतरिक सुरक्षा सार्वजनिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर या फेशियल या रिकग्निशन टेक्नोलॉजी FRT का अंधाधुंध उपयोग नागरिकों की गोपनीयता और लोकतांत्रिक अधिकारों को खतरे में डालता है। इस तकनीकी को उपयोगिता और बताते हुए से उत्पन्न होने वाली चिंताओं का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। 250 15 किया है। उत्तर की रूपरेखा हो जाएगा फेशियल रिकग्निशन सिस्टम FRS क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में विरोध प्रदर्शन में इसके उपयोग कर अनुपाकिता या प्रोपोर्शनैलिटी परीक्षण के बाद क्यों है इसका उल्लेख करें। सकारात्मक पक्ष यूटिलिटी अपराधियों की त्वरित पहचान और भीड़ प्रबंधन, लापता बच्चों की खोज और सुरक्षा सुदृढ़ीकरण और चिंताएं बिना किसी व्यापक डेटा संरक्षण कानून, डेटा प्रोटेक्शन लॉ को डेटा एकत्र करना और मास सर्विलांस सामूहिक निगरानी को खतरा या पुट्टा स्वामी मामले निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 का उल्लेख करें और तकनीक में या फाल्स पॉजिटिव गलत पहचान चोटियां आगे की BN श्री कृष्ण समिति सिफारिश के अनुरूप कानूनी जवाबदेही तय करना और न्यायिक वारंट के बिना FRS उपयोग को सीमित करना और सख्त अनुपाकिता सिद्धांतों को पालन करना। अगला है पीटी के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है कि खान खनिज विकास विनियमन संशोधन अधिनियम 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को विचार कीजिए। इसका है यह अधिनियम खनन क्षेत्र में सभी या लंबित या पूर्वव्यापी या कर या रेस्ट्रोस्पेक्टिव टैक्स मांगों की अमान्य घोषित करना और इसके लागू होने के बाद राज्य सरकार को खनिजों पर कर एकत्रित करने का अधिकार पूरी तरह समाप्त हो जाए। इसका पहला सही है, दूसरा गलत है कि यह अधिनियम यह पूर्वव्यापी बकाया मांगों को अमान्य करता है। दूसरा गलत है क्योंकि यह कानून भूमि और खनिजों पर राज्यों के अधिकारों का उनके द्वारा एकत्र किए जाने वाले टैक्स या रॉयल्टी को नहीं छीनता है। भारत घरेलू या पाइप या नेचुरल गैस PNG बुनियादी ढांचे के संदर्भ में हाल ही में चर्चा में रहा नेचुरल गैस या पेट्रोलियम डिस्ट्रीब्यूशन 2026 के रूप में विकसित संबंधित है। इसका बी आंसर हो जाएगा। राइट ऑफ वे रो शुल्क का मानकीकरण और त्वरित मंजूरी ढांचा कि राइट ऑफ वे रो शुल्कों के मानकीकरण या त्वरित मंजूरी ढांचा। इस आदेश का उद्देश्य PNG बुनियादी ढांचे के आवेदनों के त्वरित निपटान के लिए स्वीकृत या सुव्यवस्थित करना और मानकीकृत शुल्क तय करना। मेंस के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है कि GSP2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध GSP3 अर्थव्यवस्था सिंगापुर ऐतिहासिक रूप से भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI एक अग्रणी स्रोत रहा है। हालिया सिंगापुर या मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन ISMR के आलोक में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक रणनीतियों और उभरती तकनीकों जैसे AI और फिनटेक में सहायक की संभावना का मूल्यांकन कीजिए। 250 15 किया। उत्तर हो जाएगा सिंगापुर भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI का सबसे बड़ा स्रोत रहा है जिसमें संचयी रूप से $160 बिलियन से अधिक का निवेश आकर्षित किया है। हाल ही में आयोजित चौथा भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन ISMR 2026 दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी या कम्प्रीहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों उभरती प्रौद्योगिकियों को नया आयाम देता है।
द्विपक्षीय आर्थिक रणनीति का मूल्यांकन, विदेश विविधीकरण, भारत के विनिर्माण उछाल, पीएलआई योजना और बुनियादी ढांचे के विकास एवं सिंगापुर का पूंजी प्रवाह महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। ये पारिस्थितिकी तंत्र का एकीकरण या इकोसिस्टम कोलैबोरेशन के यह सहयोग केवल सरकारी स्तर पर न होकर दोनों देशों को औद्योगिक और विनिर्माण परिस्थितियों तंत्रों को जोड़ रहा है। और आसियान का प्रवेश द्वारा सिंगापुर भारत की एक्ट ईस्ट नीति और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में चीन+1 रणनीति का एक महत्वपूर्ण आर्थिक केंद्र है। उभरती तकनीकी एआई, फिनटेक और अन्य में सहयोग की संभावना है। फिनटेक और डिजिटल कनेक्टिविटी या यूपीआई या पेनाव के सफल जुड़ाव ने सीमाओं पर या परीक्षण या क्रॉस बॉर्डर रिमिटेंस की लागत के बेहतर कम कर दिया है। और इसे आगे बढ़ाते हुए दोनों देश अन्य डिजिटल वित्तीय सेवाओं का विस्तार कर रहे हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई डेटा घर में सिंगापुर उन्नत डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर, भारत का विशाल डेटा पूल मिलकर एआई मॉडल और मशीन लर्निंग के लिए नए रास्ते खोलते हैं। इसके अलावा गिफ्ट सिटी में सिंगापुर के डेटा केंद्रों का विस्तार हो रहा है। यह सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम भारत के बड़े घरेलू बाजार या सिंगापुर के 5 दशकों के सेमीकंडक्टर विनिर्माण अनुभवों के संयोजन से सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत मिल रही है। और उन्नत विनिर्माण, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, दोनों देश रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग, स्मार्ट लॉजिस्टिक में संयुक्त अनुसंधान को बढ़ावा दे रहे हैं। चुनौतियाँ विनियामक विसंगतियों या रेगुलेटरी मिसमैच तथा डेटा संप्रभुता, डेटा सोवरेनिटी से जुड़े कानून सहयोग की गति को प्रभावित कर रहे हैं। वैश्विक भू राजनीतिक तनाव की आपूर्ति श्रृंखला को अनिश्चित बनाते हैं। और निष्कर्ष है ISMR तंत्र दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़ाकर भविष्य की अर्थव्यवस्था, फ्यूचर इकोनॉमी की ओर ले जा रहा है। और एआई, फिनटेक या सेमीकंडक्टर क्षेत्रों में यह गहरी साझेदारी न केवल दोनों देशों को लाभान्वित करेगी बल्कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक लचीली और सुरक्षित तकनीकी आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण करेगी। अगला है कि मेंस के लिए क्वेश्चन, आर्थिक विकास संसाधन। खनिज संसाधन किसी भी देश को ऊर्जा सुरक्षा विनिर्माण क्षेत्र की रीढ़ होते हैं। भारत के खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन अधिनियम 2026 के प्रमुख प्रावधानों की चर्चा करते हुए समझाए कि यह किस प्रकार भारत को विकसित भारत बनाने के लक्ष्य को और अग्रसर करता है। 150 शब्द संख्या। खनिज समाधान, बुनियादी ढांचे, विनिर्माण, ऊर्जा संक्रमण जैसे ईवी, नवीकरणीय ऊर्जा के लिए अपरिहार्य। और हाल ही में पारित खान और खनिज विकास और विनिमय संशोधन अधिनियम 2026 MMDR अमेंडमेंट एक्ट 2026 भारत के खनिज प्रशासन को आधुनिक और वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनाता है। अधिनियम के प्रमुख प्रावधान: सामान्य राजकोषीय ढांचा, धारा 9D या राज्य सरकारों द्वारा खनिज अधिकारों, खनिज युक्ति भूमि पर मनमाने या नए टैक्स रेस या लेवी लगाने पर रोक लगाता है। ये केवल केंद्र द्वारा निर्धारित शर्तों के तहत ही लागू होंगे। और भूत लक्ष्मी करों, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेज की समाप्ति, न्यायालय और आदेशों के बाद राज्यों द्वारा यह बकाए गैर वसूले गए लंबित या भूत लक्ष्मी करों मांग की अमान्य या इनवैलिड घोषित किया गया है। और पट्टा क्षेत्र में छूट या एरिया एक्सटेंशन, खनन या पट्टो माइनिंग या लीएसीज के लिए 10% और कंपोजिट लाइसेंस के लिए 30% तक की एक मुक्त क्षेत्र विस्तार की अनुमति दी है। और कैप्टिव या माइंस पर नियंत्रण हटाना, कैप्टिव खदानों से खनिज बिक्री की सीमा को समाप्त कर लिया गया है। और पुरानी व्यवस्था, विभिन्न राज्यों में अलग अलग कर और प्रत्याशित लेवी, उच्च वित्तीय जोखिम और अनियमित 2026 धारा 9D के तहत एकल केंद्रीय निर्देशों, कर ढांचा, निवेश सुरक्षा और विकसित भारत के लक्ष्य के प्रति भूमिका, निवेश निश्चितता और इन्वेस्टमेंट या सर्टेनिटी एक तरफ, एक स्थिर पारदर्शिता या टैक्स व्यवस्था वैश्विक घरेलू निवेशकों को दीर्घकालिक निवेश के लिए यह आकर्षित करेगी। और महत्वपूर्ण खनिज सुरक्षा, क्रिटिकल मिनरल्स सिक्योरिटी, सेमीकंडक्टर, ईवी, बैटरी रक्षा जैसे भविष्य के उद्योगों के लिए आवश्यक क्रिटिकल खनिजों जैसे लिथियम, तांबा के घरेलू निष्कर्ष और अन्वेषण में तेजी आएगी। और विनिर्माण को बढ़ावा मेक इन इंडिया, कोयला, लोहे, ओवैक्स वेबसाइट जैसी बुनियादी खनिजों की लागत कम और अनुमानित होने से स्टील या सीमेंट बिजली उत्पादन को मजबूती मिलेगी, जिस विकसित भारत 2047 तक का मार्ग प्रशस्त होगा। थैंक यू दोस्तों, आज इसमें थैंक यू।